नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हूँ। एक बार शानदार तरीके से सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जबरदस्त आपको जो है संवैधानिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित हम लोग जो है अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या अब तक किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। संवैधानिक प्रक्रिया से इतिहास में भी प्रश्न पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि ये इतिहास का भाग है, लेकिन संविधान के निर्माण में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए हम सब शानदार तरीके से इन्हें देखते हैं, इन चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए आइए हम सब बातें करते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न को करने से पहले हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित है, ठीक ना। और इन कोर्सेज में बेटा आप देखोगे तो हिंदी जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये हिंदी मात्र और मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था इसे आपको उपलब्ध कराई है। वहीं यूपी टेट की शानदार श्रृंखला आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से आप इसे जरूर से पढ़िए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने टेट या आपको जो बीएड या बीटीसी की परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया हो या तृतीय सेमेस्टर के छात्र रहे हो, तो उनके लिए ये शानदार अवसर है। इस अवसर का भरपूर लाभ ले। सुपर टेट उनके लिए है जो विद्यार्थी सीटेट या यूपी टेट के परीक्षाओं को पास कर चुके हैं और अच्छे मार्क्स हैं, उनके लिए सुपर टेट बड़ा ही किफायती होगा। पूर्व से यदि अभ्यास आप सब कर रहे हैं तो ये आपके जीवन के लिए काफी लाभप्रद होगा। मात्र 1799 रुपए में ये कोर्स हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। वहीं आपको जो है यूपी पुलिस का कांस्टेबल का बैच 1499 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी लोग शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और आशा उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी इसे निरंतर रूप में जारी रखे होंगे। वहीं देखिए पीसीएस आपको प्री कम आरओ के शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको दी गई है। ये 2499 रुपए में ये श्रृंखला आपको उपलब्ध है। तो इस श्रृंखला को भी आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं यूजीसी नेट पेपर 1 शानदार तरीके से 999 रुपए में हमारी संस्था इसे पढ़ाते हैं। आप सब इसे परचेज करते चलिए, पढ़ते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट देखो, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ये किस अधिनियम को? भारत शासन अधिनियम 1935 को, या भारत शासन अधिनियम 1919 को, या भारत शासन अधिनियम 1909 को, या भारत शासन अधिनियम 1892 को। तब बताइएगा कि आपको जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जानते हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जबकि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसे कहते हैं। अब 1909 का अधिनियम जो है ये पहला अधिनियम है जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधारशिला रखी गई। किसकी? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये सबसे बड़े आपको इसकी विशेषता रहे, निर्वाचन प्रणाली के आधारशिला रखी गई। यानी मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन के आधारशिला रखे जाने के कारण इस अधिनियम के तहत आपको लॉर्ड मार्ले मिंटो को भारत में जो है कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो संवैधानिक रूप से
फूट डालो और शासन करो की आधारशिला लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा रखा गया। अब ये देखो मार्ले कौन थे उसमें, तो ये भारत सचिव थे, भारत सचिव के रूप में मार्ले थे। और मिंटो कौन था, तो मिंटो भारत का वायसराय था। क्या था, भारत का वायसराय के रूप में आपको जो है काम कर रहा था। तो ये बातें आप याद रखो, ठीक ना, एकदम जबरदस्त तरीके से आप इसे देखते चलो। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपको जो है 7 अधिवेशन, 12 अधिवेशन या 9 अधिवेशन या 15 अधिवेशन, कुल कितने अधिवेशन आपको बुलाए गए थे? ये बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे। वैसे संविधान सभा जो है इसके विषय में भी थोड़ी बहुत बातें आप देख लो। ये आपको जो है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, मिशन की अनुशंसा पर इसे आपको जो है कि स्थापित किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक बेटा, प्रथम बैठक आपको कब हुई, तो बैठक ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी प्रथम बैठक हुई। प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद हे सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके आपको पहले अध्यक्ष के रूप में बने। इसके बाद आपको जो है कि अस्थाई अध्यक्ष, प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बना, तो पहला अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बेटा ये आप कह सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम आपको जो है कि राष्ट्रपति के रूप में थे वही बने। जब पूछा जाए कि वैधानिक सलाहकार कौन था, वैधानिक सलाहकार, तब बताइएगा वीएन राव, वेनेगल नरसिम्हा राव, वीएन राव जो थे इसके वैधानिक सलाहकार के रूप में थे। तो ये बातें आप, और कुल बैठकें कितनी हुई थे, तो कुल 12 बैठकें संविधान सभा के हुए थे। कितने, कुल 12 बैठकें संविधान सभा के हुए थे। एकदम जबरदस्त तरीके से आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था या विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं से थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लेना। शानदार सा आपको जो है प्रश्न है और फंसाने वाला प्रश्न है। ये इन प्रश्नों के जवाब जल्दी कोई दे नहीं पाता है, ठीक ना। ये प्रश्न थोड़े से कठिन रूप में आपको आते हैं, तो ये याद रखिएगा ये किसके समय में आपको जो है इसका आंसर क्या होगा, तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के चुने गए आपको जो है इनका चुनाव किया गया था। 1 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चयन किया गया था, ठीक ना। तो ये एकदम याद रखिएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं, शानदार तरीके से ये इसका जवाब हो। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैंने अभी पीछे बताया आप सबको कि कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर 2 कार्य हुए थे। क्या क्या हुए थे, पूछ सकते हैं। तो एक पहला अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा संविधान सभा का गठन, ठीक ना। तो ये दोनों काम जो है ये कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था। ये कैबिनेट मिशन जो था ये कब आया था, तो 1946 ईस्वी में आपको कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे पेंथिक लॉरेंस,
अध्यक्ष कौन था? तो पेंथिक लॉरेंस थे। और ये दोनों आपको जो है सदस्य के रूप में थे, सदस्य, ठीक ना। कौन नहीं था पूछा है बेटा, तो आपको विलियम वुड जो थे ये नहीं थे, बाकी ये तीनों आपको सदस्य के रूप में थे, आए थे। ये बातें आप याद रखिएगा। पेंथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या आधार था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमेनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तब बताएगा कि संविधान सभा गठित करने का आधार जो था कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो थे, यही कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर आपको जो है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं। ये अपने हिंदी जबरदस्त तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वही वीडियो की शानदार श्रृंखला आपको उपलब्ध है। वीडियो के इस श्रृंखला के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सब जो है कि खूब मन लगा के पढ़े। आशा उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है कि काफी फायदेमंद रहेगा और काफी आप सबको चीजें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक ना। तो ये वीडियो में इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट जो है फ्री में है, फ्री, ये फ्री प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। ये बातें भी याद रखिएगा, ये, ठीक ना। फ्री प्रैक्टिस सेट है आपको, वहीं पे आपको पेट कम्बो में भी फ्री में दिया गया है ये प्रैक्टिस सेट के रूप में। पेट की बुक 300 रुपए में, आरो यारो ये हिंदी की है, ठीक ना। हिंदी की आरो यारो की शानदार श्रृंखला आप सबके लिए। लेखपाल कम्बो ये 300 रुपए में आपको मिलेगा। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब इसके साथ जो है कि बने रहें। उम्मीद करता हूं कि किताबें पढ़ रहे होंगे तो बड़ा ही मजा आ रहा होगा, ठीक ना। तो मजे के साथ पढ़िए, श्रृंखला के साथ बने रहिए। भारत का संघीय न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? संघीय न्यायपालिका की बात कर रहा है, ठीक ना। संघीय न्यायपालिका के विषय में आइए हम सब बातें करें। संघीय न्यायपालिका, तो प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया? बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है और ये हर बार हर एक परीक्षाओं में आप सबसे पूछे जाते हैं और इसे पूछा गया है बेटा हर एक परीक्षा में, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय के स्थापना का प्रावधान कहां से किया गया? प्रावधान बेटा, प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम से किया गया। किससे? 1935 के अधिनियम से इसका प्रावधान किया गया। ये बात आप याद रखिएगा। 1935 का अधिनियम जो है इसे भारत शासन अधिनियम के रूप में जानते हैं। भारत का सर्वाधिक संविधान का भाग जो है, भारतीय संविधान का सर्वाधिक भाग आपको जो है संविधान का सर्वाधिक भाग यहीं से लिया गया है। ये बात भी आप याद रखिएगा, सर्वाधिक भाग आपको यहीं से लिया गया है। और ये संघीय न्यायालय के स्थापना कब हुई? तो 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय के स्थापना हुई। 1937 में संघीय न्यायालय आपको स्थापित किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? यानी आप सबको ये बड़ा है एक सारे गवर्नर जनरल के विषय में मैं एक जगह बता देता हूं, ठीक ना। तो ये गवर्नर जनरल आपको नामित करता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। तब आप बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया। और इस तरह वारेन हेस्टिंग्स जो था, वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको हेस्टिंग्स ये अंतिम गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल बना, ठीक ना। बंगाल का
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में बना। जब आप देखोगे तो आप आगे आओगे तो आपको 1833 के चार्टर एक्ट जब आएगा तो इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, बेंटिक याद रखना, विलियम बेंटिक आपको जो है संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। ये आप याद रखो, संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक ना, प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आपको बनता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर से हटाकर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया और इसकी सहायता के लिए 5 अन्य सदस्यों का भी गठन किया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी मैंने बताया कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। किसके तहत? तो 1773 के आपको जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको जो है एक्ट के तहत ये बना था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण रूप से ये लॉर्ड क्लाइव है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में आप जानते हैं इन्हें। और आपको जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में ये नियुक्त हुए थे, ये याद रखिएगा, गवर्नर जनरल, ठीक ना, जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी, ये आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय आपको कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना जो है, ये जो है 1774 ईस्वी में किया गया और आपको जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसके स्थापना की गई थी। प्रथम आपको जो है मुख्य न्यायाधीश, प्रथम CJI, ठीक ना, CJM, और ऐसे कर लो CJM, आपको कौन हुए थे? तो सर एलिजा इम्पे जो है यही आपको थे। इनकी सहायता करने के लिए 3 अन्य सदस्य भी थे। देखिए, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब आप बताइएगा कि ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य 3 न्यायाधीश और कौन कौन थे? न्यायाधीश के रूप में कौन थे? तब आप क्या जवाब देंगे? तो बताइएगा चैम्बर्स, हाइड और लेमिस्टर, ये 3 अन्य न्यायाधीश के रूप में थे। तो ये एकदम ये सब हूबहू आपकी परीक्षाओं में, वनडे के एग्जाम में हूबहू इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, RARO समीक्षा अधिकारी के शानदार श्रृंखला आप सबके लिए, आप इसे जरूर से पढ़िए, आप सबके लिए काफी फायदेमंद होगा, कामगर होगा। तो आप ये 2499 रुपए में इन श्रृंखलाओं को आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेली वीडियो क्लासेस रहेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आपको दी गई है। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत में सत्य है? तो ये याद रखना, ये आपको तीसरा चार्टर एक्ट है, तीसरा चार्टर एक्ट के रूप में इसे हम सब जानते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया।
यानी आपको ये दोनों बातें सत्य हैं, ठीक ना, ये दोनों बातें सत्य हैं। इस तरह आप 1 और 2 दोनों आप कर सकते हो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या किया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको जो है कि संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की बेटा प्रथम बैठक 9 जनवरी 1946 ईस्वी को हुई। और ये कहां हुई? तो वर्तमान संसद के केंद्रीय सभागार में, वर्तमान संसद के केंद्रीय सभागार में आपको जो है सभागार में इसकी बैठक हुई। ये बात आप याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। ये संविधान, ये आपको डेट है जो 26 जनवरी 1950, इसी दिन संविधान लागू हुआ, ठीक ना, संविधान लागू हुआ, ये बात भी आपको याद रखिएगा, ये शानदार तरीके से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार दिया था? तो ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके तहत व्यापारिक विशेषाधिकार दिया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या चार्टर 1793 का चार्टर एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट? तब बताएगा कि ये 1793 का चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिए गए। यहां पे 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार हस्तगत कर लिए जाते हैं, लेकिन चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, ठीक ना, एकाधिकार बना रहा, ये भी आप याद रखना, बना रहा। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। चलिए अगली बातों को देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान ये किस अधिनियम या शामिल किया गया, किसके तहत? भारत शासन सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1942, या भारत शासन अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन 1946। तब आपको अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपको लिया गया। इस 1935 के तहत आपको जो है केंद्रीय न्यायालय की बात की गई, आपको जो है न्यायालय की बात की गई, यद्यपि यह आप केंद्रीय मत करो, यह संघीय न्यायालय, ठीक ना, संघीय न्यायालय की बात की गई। इसी के तहत आपको जो है प्रांतों में चुनाव का प्रावधान किया गया। इसी के तहत आपको महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे तो ये याद रखिएगा कि आपको जो है कि प्रांतों में चुनाव न्यायालय, आरबीआई की स्थापना, भारतीय महासंघ की स्थापना। इसी के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया, वर्मा को भारत से अलग का प्रावधान किया गया। तो ये सभी बातें आप याद रखिए, ये सभी महत्वपूर्ण चीजें ये एकदम लाइन बाय लाइन हूबहू रटते चलिए। नेक्स्ट देखिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी? आज भी वही चीजें भारतीय संविधान का जो 1935 का अधिनियम था, सेम डिट्टो बातें आज भी अपनाई गई है बेटा, ठीक ना। आज भी आप देखोगे तो सेम डिट्टो चीजें अपनाई गई हैं, और ये आपको जो है संघीय विधान पालिका के पास, प्रांतीय विधानमंडल के पास, गवर्नर जनरल के पास,
या प्रांतीय गवर्नरों के पास, तो अवशिष्ट शक्तियां आज भी केंद्र के पास हैं और ये गवर्नर जनरल जो था वो केंद्र में था, सत्ता में था। तो आप याद रखिए अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका था? तो गवर्नर जनरल का था। ये आपको हमारी संस्था के द्वारा वीडियो का शानदार बैच 1299 रुपए में आपको लॉन्च किया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसे खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आ रही होंगे और आप अपनी तैयारी इसी तरह करते रहे, यही बात है। भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? ये आप बताइएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपको बिल्कुल सटीक जवाब और सही जवाब होगा? तो ये आप याद रखिए, ये आपको क्रिप्स मिशन के द्वारा डोमेनियन स्टेट की बातें कही गई थी। चूंकि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में आपको मित्र राष्ट्रों की शक्ति, खासकर ब्रिटेन की शक्ति काफी खस्ता हो गई थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देश के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्चिल पर बहुत अधिक दबाव बना रहे थे, ठीक ना। और उसी दबाव के परिणाम स्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक ना, ये क्रिप्स की अध्यक्षता में एक दल भेजा गया और ये दल जो था ये 1942 ईस्वी में आपको अपना प्रस्ताव रखा, मार्च 1942 ईस्वी में, और इसी के तहत डोमिनियन स्टेट की बातें की गई थी। तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो अभी ही मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग रखा गया, ठीक ना। ये गवर्नमेंट एक्ट 1935 को वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से आप सामान्य तरीके से इसे आप लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है ये आपको भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, या भारत शासन अधिनियम 1942, या भारत अधिनियम 1935। तब आप बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपको जो है इसे स्वीकार किया गया। ये आप याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के तहत इसे स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखिए, 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? आपको क्लीमेंट एटली ने कहा, या आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, या मौलाना अबुल कलाम ने कहा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा? ये बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी प्रश्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सब शानदार तरीके से इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और मेरा दावा है कि 90% लोग इस प्रश्न का गलत जवाब देंगे और इसका जवाब होगा क्लीमेंट एटली ने आपको जो है ये आपको अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक कहकर संबोधित किया, जबकि पंडित नेहरू ने इसे बड़ा ही अच्छे शब्दों में कहा। 1935 के अधिनियम के विषय में पंडित नेहरू कहते हैं कि यह एक ऐसा ब्रेक रहित कार है जिसमें इंजन नहीं है, ठीक ना, एक ऐसा ब्रेक रहित कार जिसमें इंजन ही नहीं है। ये बातें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही जाती है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश किसके तहत देता है, तो अनुच्छेद आपको जो है 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करता है। ये बात आपको पता है। और ये कहां से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपको जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश का मतलब है कि जब संसद की विश्रांति काल की अवस्था में होता है और ऐसे समय में आपको कोई कानून बनाना हो तो उस पे आपको राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाकर कानून बनाया जा सकता है। यही बातें आपको यहां पे कहा गया है।
नेक्स्ट देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच, नया बैच आपको प्रारंभ है। मात्र ये बैच आपको 1499 रुपए में ये बैच मिलेगा। ठीक, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिएगा। आप सब, आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, तो इसे जरूर से परचेज करिए और आप सब अपनी तैयारी जारी रखें। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके काल में हुआ? ये आपको संवैधानिक विकास, लोक सेवा का विकास, ये सल्तनत काल में, मुगलिया काल में, ब्रिटिश काल में, या इनमें से कोई नहीं, तो ये सारा जो था ये ब्रिटिश काल में विकसित हुआ। ठीक ना, चाहे आप 1773 से इसकी शुरुआत एक तरीके से मान सकते हैं भारत में, और तब से लेकर आजादी तक ये सारी संवैधानिक, लोक सेवा विकास, संस्थाओं का विकास, ये सब चीजें आपको ब्रिटिश काल में हुआ। नेक्स्ट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हर एक परीक्षा में इससे संबंधित बेटा प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है। आपकी परीक्षाओं में भी इसे बहुत हद तक पूछे जाने की संभावना है। ठीक ना, ये आपको 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, तो ये आपको जो है कि पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। आपको उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में ऐसे न को, बल्कि विधान परिषद और विधान सभा के रूप में पहली बार राज्य विधान परिषद, तो ये बताइएगा 1919 के अधिनियम के तहत। इसी के तहत आपको जो है विषयों को भी विभाजित कर दिया गया था, हस्तांतरित विषय और आपको जो है अहस्तांतरित विषय के रूप में जो है किया गया था। साथ ही साथ 1919 के अधिनियम के तहत है आपको जो है केंद्र और प्रांत दोनों स्थानों पर द्वैध शासन स्थापित किया गया था। इसके अलावा 1919 के अधिनियम के तहत आपको जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाकर आपको सिखों, ईसाइयों तक बढ़ा दिया गया था। तो ये बातें भी आप याद रखो, एकदम शानदार, आप सबके लिए काम देगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये प्रश्न है। ठीक ना, ये देखो बेटा, ये अंतिम चार्टर एक्ट है। क्या है? अंतिम चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। और इसके तहत कंपनी के आपको जो है कि आगे समस्त एकाधिकार समाप्ति की बात की जाएगी। ये आपको 1813 के अधिनियम के तहत चाय और चीन को छोड़कर बाकी कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यहां पे आपको जो है कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त, कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त। ठीक ना, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ये याद रखिएगा, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ चाय एवं चीन के साथ अब जो है कंपनी से प्रशासनिक कार्य करेगी, यही उसका उत्तरदायित्व दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? तो भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा, वैसे आप सबको बता दें कि भारत में कंपनी में आपको सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन के लिए पहली बार सिविल सेवा शब्द में भारत का जनक किसे कहते हैं? तब आप बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक ना, सिविल सेवा का जनक, भारतीय सिविल सेवा का जनक यदि पूछा जाए, जनक तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस कहिएगा। ठीक ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यहां पे याद रखिएगा। ठीक, अब कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत जो है कि आपको ये किया गया, तब आप क्या जवाब देंगे? तो बताइएगा कि ये आपको जो है कि इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि सिविल सेवा परीक्षा में खुली प्रतिस्पर्धा के आयोजन की बात की गई है। ठीक ना, और ये किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में
डलहौजी के समय में ये खुली प्रतिस्पर्धा की बात की गई और ये अधिनियम उन्हीं के समय में आया। भारत में पहली बार आपको सिविल सेवा का आयोजन जो है लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में सर्वप्रथम भारत में सिविल सेवा संपन्न हुआ, सिविल सेवा का परीक्षा हुआ। ये याद रखिएगा 1923 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में हुआ था, ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट, हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा 2023 शानदार आपको मिलेगा। ये आपको 999 रुपए में हिंदी इंडिविजुअल का बैच आप परचेज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, के निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? ये कौन सा अधिनियम था जिसे तीनों आपको जो है प्रेसिडेंसियों का विलय कर दिया गया था? ये कौन सा अधिनियम था? ठीक ना, तो ये बता सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1958 में तीनों प्रेसिडेंसियों का, या भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तब आप बताइएगा कि तीनों प्रेसिडेंसियों को मर्ज कर दिया गया किसके तहत? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक ना, ये प्रथम भारतीय परिषद है, प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में इसे जानते हैं। ठीक ना, ये बातें हुई। फिर आपको इसी के तहत आपको जो है आईपीसी, सीआरपीसी, ये सभी इसी के तहत हुआ। इसी के तहत आपको जो है वायसराय को वीटो पावर, वायसराय को वीटो पावर का अधिकार मिला, वीटो पावर का अधिकार दिया गया। इसी के साथ ही आपको जो है नए प्रांतों के गठन और उस नए प्रांतों के गठन, उसके नामों में परिवर्तन, ठीक ना, नामों में परिवर्तन का आपको जो है कि बात कहा गया। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ये आपको भारत शासन अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे वर्तमान में कैग कहते हैं, सीएजी इसे कहते हैं वर्तमान में सीएजी, कैग, कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते हैं। ये भाग 5 में आपको जो है भाग 5 में है और अनुच्छेद 148 से 151 में आपको इसका उल्लेख किया गया है। अब कह रहा है कि ये आपको पद का सुझाव किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तब आप क्या जवाब देंगे? तब आप कहेंगे 1935 के अधिनियम के तहत। वेरी आईएमपी कर लेना, ये सब प्रश्न गलतियां एकदम मैं 90% आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों का गलत जवाब आएगा और रहेगा। ठीक ना, ये 1935 के अधिनियम में, 1947 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में या 1919 के अधिनियम में। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 1919 के अधिनियम के तहत किया गया, ये बात आप याद रखो। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया था? तब आप क्या जवाब देंगे? तो वैसे देखो, संविधान का विचार जो है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था, भारत का संविधान होगा और भारतीयों के द्वारा होगा, लिखित जाएगा। ठीक ना, ये बातें महात्मा गांधी ने कहा। आगे चलकर जो है कि स्वराज पार्टी जो थे, इसके द्वारा सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में आपको जो है कि भारत में एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव जो है रखा गया। बाद में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की बातें की जाती हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीजें रही।
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तब देखो द्वैध शासन की शुरुआत आपको जो है द्वैध शासन, ये यहीं पे बहुत दिनों बाद बता रहा हूं। द्वैध शासन की आपको सर्वप्रथम कब हुआ शुरुआत? सर्वप्रथम तब बताइएगा कि 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और 1772 ईस्वी तक चला। 1773 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। अब यहीं पे वैधानिक रूप से आपको कब प्रारंभ हुआ? तो वैधानिक रूप से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पुनः शुरू हुआ और 1857 की क्रांति तक चला। ये 1858 कर लो और 1858 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अब जो है कि आपको जो है केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत और प्रांतों में द्वैध शासन जो है द्वैध शासन किसके तहत? तो आपको 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। ये बातें भी आप याद रखो। नेक्स्ट यूजीसी नेट जबरदस्त तरीके से मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो भैया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित सही है। यानी कह सकते हैं 1919 का अधिनियम, ठीक ना, 1919 के अधिनियम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, भारत में प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, 1 और 2 दोनों सही है या आपको जो है कि कोई सही नहीं है? तब बताइएगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की बातें बिल्कुल सही है। साथ ही साथ प्रथम बार महिलाओं को भी आपको मतदान करने का अधिकार दिया गया, जबकि पुरुषों को पहली बार कब दिया गया? तो पुरुषों को जो है 1892 के आपको अधिनियम के तहत मतदान की बातें की गई। अब 1 और 2 दोनों, ये बातें आप याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में सही है? यानी 1833 का चार्टर एक्ट, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी, या 1 और 2 दोनों? तब आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? तो बताइएगा इसने आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाने का प्रयास किया। इसी अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समस्त व्यापार को समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत जो है कि भारतीय लोगों पर 1 लाख रुपए वार्षिक, 1 लाख रुपए आपको शिक्षित भारतीय शिक्षा पर, ऐसे कर लो, ठीक ना, भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान, शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान ये किया गया। और ईसाई मिशनरियों को कब? तो ये बताइएगा कि ये 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म फैलाने की अनुमति दे दी गई थी। यहाँ पे 10 लाख करना, ठीक ना, 1 लाख नहीं बेटा, ये 10 लाख करिएगा। 1 लाख तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और सिर्फ प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दी गई। ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, इसे आप परचेज कर सकते हैं। ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, निंजागर पे, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सभी नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक अगली शानदार श्रृंखला में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।